तो वहीं आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने न्योता भेजा है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसोटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की ओर से न्योता दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए क्वाड समूह के नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह में जो बाइडेन शामिल होंगे। इसके लिए G20 जब जो बाइडेन पहुंचे थे भारत में, तो इसके लिए न्योता जो बाइडेन को दिया गया था। इसी के लिए हमारे गणतंत्र दिवस पर अब जो अतिथि होंगे वो जो बाइडेन होंगे। अमेरिकी के राजदूत ने ये जानकारी साझा की है। कार्यक्रम में क्वाड समूह के नेता भी शामिल हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में जो बाइडेन जो है वो भारत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को निमंत्रण दिया है। ये निमंत्रण G20 के दौरान ही जो बाइडेन को दे दिया गया था। अमेरिका के राजदूत एरिक ने जानकारी साझा की है। तो वहीं जनपद न्यायाधीश वाराणसी के कोर्ट में 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए 7 केस समेत 8 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के मूल वाद में जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और ASI सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों के पृथक संरक्षण करने की याचिका पर भी बहस होगी। वहीं मसाजिद कमेटी ने याचिका पर अपना विरोध दर्ज कराया है। याचिका पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील पेश करेंगे। तो आज पूजा श्रृंगार राजभोग के 8 मुकदमों की सुनवाई होनी है, जिसे लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन करने पर आज बहस होगी। सर्वे के अवशेषों के संरक्षण की भी मांग की जाएगी। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे चल रहा था, जिसे लेकर जो साक्ष्य थे जुटाए गए थे उनके संरक्षण की मांग आज की जाएगी। साथ ही साथ जो दोनों पक्ष हैं उनकी दलीलें भी आज सुनी जाएंगी। मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन करने पर आज बहस होगी और सर्वे के अवशेषों के संरक्षण की मांग भी इसके साथ की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दादिया में होने वाली परिवर्तन संकल्प महासभा को लेकर प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को होने वाली महासभा की जिम्मेदारियां बीजेपी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस महासभा में पहली बार होगा जब महिलाएं व्यवस्था संभालेंगे। इस सभा में मंच से लेकर पार्किंग, पानी, आने वाले कार्यकर्ताओं के खाने की पूरी व्यवस्था बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा ही किया जाएगा। तो दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। महासभा में महिला मोर्चा व्यवस्था संभालेगी। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य का दौरा करेंगे और सभी व्यवस्थाएं हैं जो है वो महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पर पूरी की जाएंगी। तो जयपुर में प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा है। ऐसे में दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। हर तैयारी जो है वो महिला कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। महासभा में महिला मोर्चा व्यवस्था संभालेगी और ऐसा पहली बार होगा कि जब प्रधानमंत्री के दौरे की व्यवस्थाओं को महिला मोर्चा संभालेगा। पांडाल की जिम्मेदारी, हमारी उस सभा की जिम्मेदारी और वहां की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम महिलाओं को दी है। हमारी महिलाएं हैं उस पांडाल की और वहां की व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेंगी। पहली बार हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में हमारी बहनों को जिम्मेदारी दी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है पिछले 4.5 सालों में लगातार, अगर हम FIR की भी बात करते हैं, दुष्कर्म के जो रिकॉर्ड को अगर देखते हैं तो बढ़ता जा रहा है। और उन बढ़ते हुए रिकॉर्ड को देखते हुए भी महिलाओं ने मन बना लिया कि इस बार महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। महिलाएं संभालेंगी पहली बार। तो वहीं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में आज भारतीय वायुसेना का एयर शो होगा। बता दें कि शो 2 दिन तक चलेगा। इसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हॉक MK 132 विमान से देश की ताकत दिखाएगी। इसके अलावा M117 हेलीकॉप्टरों के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर, ड्रिल ड्रीम, आकाशगंगा, डेयर डेविल, स्काई डाइविंग टीम आसमान में अपनी करतब दिखाती हुई नजर आएगी। शो में भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर, सिम्फनी
आर्केस्ट्रा का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सुखोई फाइटर जेट इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। जम्मू में इस एयर शो का आयोजन देश से जम्मू कश्मीर के 76वें विलय दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस एक दिवसीय एयर शो को आम लोग भी देख सकेंगे। पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो MK-132 विमान से दिखाई गई ताकत टीम आसमान में करतब दिखाएगी और साथ ही साथ एयर वॉरियर सिम्फनी आर्केस्ट्रा का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मोदी सरकार ने कनाडा को झटका देते हुए भारतीय नागरिक खासकर छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों से सावधान रहने और अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। भारत सरकार की एडवाइजरी इसलिए भी कनाडा के लिए करारा जवाब है क्योंकि एक दिन पहले ही कनाडा सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारत में रहने वाले कनाडाई नागरिकों से सावधानी रखने को कहा था। तो वहीं कनाडा में पनप रहे खालिस्तान पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के आकाओं को बड़ी संख्या में फंडिंग मिली है। इसका इस्तेमाल लोगों को प्रदर्शनों की जगहों पर ले जाने, पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर भारत से पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों को साजिश में शामिल करने के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाली खालिस्तान समर्थित रैली में हिंसा की आशंका है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानियों ने 25 सितंबर को भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। तो ISI खालिस्तानी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा रही है। ये खबर भी सूत्रों के अनुसार लगातार सामने आ रही है। खालिस्तानियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। खालिस्तानी उग्रवाद और ISI के बीच गठजोड़ भी सामने आया और उसके लिए ISI खालिस्तानी गतिविधियों के लिए फंडिंग भी कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो प्रदर्शन का जरिया बनाया गया है, वहाँ भीड़ जहाँ इकट्ठा हो, बैनर जहाँ लगे हुए हों, वहाँ लोगों को इसकी साजिश रची जा रही है। ऐसे खालिस्तानी गतिविधियों के लिए लगातार फंडिंग कर रहे हैं और जो युवा हैं वहाँ के, उसको भी इस जाल में फंसाने के लिए हर साजिश रच रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के आधार पर किसी के माता पिता के निधन के बाद उसके बेटे की ओर से बालदान किया जाता है, यानी मुंडन करवाया जाता है। प्रधानमंत्री ने तो अपनी माता के निधन के बाद अपना मुंडन नहीं करवाया। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री को कहें कि वो मुंडन करा ले, तभी मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने सूरजपुर में भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा था, जहां उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल कहते हैं कि वो भी हिंदू हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर वो हिंदू हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या के रामलला मंदिर में ले जाएं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं।
तो वहीं हिमाचल विधानसभा में बुधवार देर शाम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पास हो गया है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने थ्रू वॉइस वोट इस प्रस्ताव को सदन में पास कराया। इस दौरान विपक्ष ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सरकारी संकल्प का न समर्थन किया और न विरोध। सत्तापक्ष के विधायकों में हाँ में हाँ भरी। स्पीकर ने प्रस्ताव पारित होते ही सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर 3 दिन चली चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए केंद्र से 12,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तबाही का मंजर पहले कभी नहीं दिखा। प्रदेश में 441 लोगों की जान गई और 39 लोग अभी भी लापता हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि देवा रोड पर आरएसएस में मंगलवार को शामिल होने जा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रास्ते में गड्ढे मिल गए थे, जिससे नाराज होकर उन्होंने सभी अधिकारियों को फटकार लगाई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है और लखनऊ शहर को गड्ढा मुक्त करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। बुधवार को शहर को गड्ढा मुक्त करने की एक बाकायदा बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए दीपावली से पहले का समय तय कर लिया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान अगर कहीं पर भी गड्ढायुक्त सड़कें संज्ञान में आती हैं तो उन पर तत्काल रिपेयर और पैच वर्क का काम किया जाए। तो वहीं भूमाफियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए देश की मिसाल बनी यूपी पुलिस ने एक बार फिर ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। एक बार फिर पुलिस की गाड़ी पलटी है और खूंखार डकैत शहबाज एनकाउंटर में ढेर हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेचर पर एक आदमी पड़ा है। बता दें कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक खूंखार डकैत जिसने चंद दिनों पहले शाहजहांपुर में एक 35 साल के प्रोफेसर की निर्मम हत्या कर दी थी। प्रोफेसर आलोक गुप्ता के हत्या में शामिल ये बदमाश अब एनकाउंटर में ढेर हो गया है। अब सवाल तो सभी के जहन में होगा कि आखिरकार एनकाउंटर कैसे हुआ। दरअसल डकैत शहबाज को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया, जिसके कारण गाड़ी पलट गई। शातिर अपराधी शहबाज ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, साथ में बैठे सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गया। पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए भागी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे तक चले इस मुठभेड़ में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। जो बतलैया गांव है कटरा से आगे हाईवे के ऊपर, वहाँ पर हमारी जो जीप जो उसको माननीय न्यायालय के लिए ले जा रही थी, उसके सामने कुछ पशु आ जाने के कारण तुरंत से डिसबैलेंस हुई और रुकी। उसी दौरान उसने मौका पाकर हमारे जो दरोगा हैं उनकी पिस्टल को छीन लिया और तुरंत से कूद कर ईख के खेतों में भाग गया और वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा। तुरंत से हमारे जो फोर्स उसको लेके जा रहा था उसने सभी उच्च अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी दी। हमारा जो अन्य फोर्स है वो मौके पर पहुँचा और लगातार उसको वार्निंग दी गई, उसको चेताया गया कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन उसके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करता रहा है। पुलिस ने भी रिटेलिएशन में लिमिटेड फायरिंग की आत्मरक्षा, और उसके बाद जो अभियुक्त था वो घायल हुआ। उसको घायल अवस्था में तुरंत से जो CSC पिलर है वहाँ पे लाया गया, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है। इसके अंदर जो अन्य वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है और इस जो ये सराहनीय कार्य किया गया है, इसके अंदर जो हमारी टीम यूपी CO तिलहर के नेतृत्व में जिसने कार्रवाई की है, उनको मेरी तरफ से 25,000 और IG सर की तरफ से 50,000 का इनाम की घोषणा की गई है, जो कि उनको दिया जाएगा और इस के अंदर अन्य वैधानिक जो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया बदमाश और इसके लगभग 1 दर्जन शागिर्दों ने 18 सितंबर की देर रात लूट के इरादे से प्रोफेसर के घर में घुसे थे, जहां इस गिरोह ने परिवार संग सो रहे प्रोफेसर आलोक गुप्ता की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने प्रोफेसर की पत्नी, बच्चे और भाई पर भी चाकू से हमला करके घायल कर दिया था। हालांकि भागते वक्त बदमाश शहबाज और उसके शागिर्द शहरोज को मृतक प्रोफेसर आलोक गुप्ता के भाई ने पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में फरार डाकुओं पर 75,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं शहरोज से गहन पूछताछ की जा रही है।
वहीं इस एनकाउंटर के बाद सीओ तिलहर की टीम पुलिस प्रशासन की ओर से सराहना की गई। पुलिस कप्तान ने जहां 25,000 रुपए तो वहीं आईजी ने 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेटवर्क। तो वहीं यूपी में भूमाफियाओं, गैंगस्टरों और अपराधियों के बढ़ते आतंक को शांत करने के लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी बीच विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का बदमाशों के एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। जब भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या बाद में पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश करते हैं, तब आवश्यक बल इस्तेमाल करके उन्हें नियंत्रित किया जाता है। बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें अपराधियों ने बेटी महिलाओं के साथ छेड़खानी की और जब पुलिस ने गिरफ्तारी की तब भागने की और पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की। शासन की प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर है। इनसे किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। जब इस तरह की जघन्य घटनाएं होती हैं जहां अपराधी या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या गिरफ्तारी के बाद भी वो पुलिस पे अटैक करके भागने की कोशिश करते हैं, तो आवश्यक बल उपयोग करके उनको नियंत्रित किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से में ऐसे 3-4 घटनाएं हुई जहां पर अपराधियों ने बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़खानी की, उस पर अटैक किया, उसके बाद से भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी के बाद भी और पुलिस के भी एक घटना में पुलिस का वेपन छीन के भागने का प्रयास किया। 2017 से ही अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में महिलाओं और बहु बेटियों की सुरक्षा का मामला जुड़ा है। इनसे किसी तरह की कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को, ऐसे शोहदों को कानूनी तरीके से इनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। जब इस तरह की जघन्य घटनाएं होती हैं जहां अपराधी या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में बीते दिनों एक धर्मांतरण की गैंग का खुलासा हुआ, लेकिन निजी चैनल के पत्रकारों को इस मामले पर खबर चलाना महंगा पड़ गया। पत्रकार को ईमेल के माध्यम से धमकी मिली जिसमें अपशब्दों का उपयोग किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल बीते दिनों पहले पुलिस ने अवैध धर्मांतरण करने वाली गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक गिराट, 7 धार्मिक किताबें और एक कार बरामद हुई थी। में ये सूचना प्राप्त हुई कि मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए एक ईमेल में धमकी दी गई है व गाली गलौच के अपमानजनक शब्द उसमें प्रयोग किए गए हैं। इसका तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है व सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि देश के कानून पर लोगों का भरोसा हमेशा बना रहेगा। जनपद के पॉस्को न्यायालय की ओर से 6 साल पुराने बलात्कार के मामले में सजना का ऐलान ये साबित करता है। अदालत ने इस मामले में अपराधी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 30,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। दरअसल ये पूरा मामला साल 2017 का है, जब अपराधी जॉन बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम प्रधान कोर्ट मुजफ्फरनगर में सरकार बनाम जोनी आदि में सजा सुनाई गई है। अंतर्गत धारा 342-376 आर्टिकल 3 व 3/4 पोक्सो एक्ट में थाना फुगाना की घटना है। घटना 8
8/2017 की रात 9 बजे की है, 8 बजे की है और पीड़िता की उम्र 15 वर्ष और इसके FIR दर्ज हुई है 9/8/21 में रात 50 बजे। निवासी करोद्दा महाजन, थाना फुगाना, मुलजिम भी वहीं का है, पड़ोस का। तो जोनी ने पीड़िता को बहका फुसलाकर अपने घर बुलाया और वहाँ पर वो शराब पीने के लिए बाध्य किया। उसने मना किया तो सामने भोले के घर में ले जाकर उसने जबरन उसके साथ बलात्कार किया और पीड़िता के अनुसार जो साक्ष्य है न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष, उसमें जोनी के खिलाफ ही अपराध कारित करना बताया। 9 बार और सोनी के बारे में उसने अपराध कारित करना नहीं बताया। इस आधार पर मैं विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मेरे विद्वान साथी मनमोहन मोरवा जी ने 7 साक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिस आधार पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने जोनी को 20 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास और 30,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया, जिसमें 20,000 रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के निर्देश पारित। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के औरैया से आए दिन झोला छाप डॉक्टर की ओर से गलत इलाज के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें गलत इलाज की वजह से मरीजों की मौत हो गई। अब ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला तिलकपुर गांव से सामने आया, जहां पर एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे पुरवा गांव के एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहां पर कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सुभाष चंद्र को हिरासत में ले लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ पे पता चला कि एक लड़की थी ज्योति कटरिया 25 साल की, वो यहाँ इलाज के लिए आई थी और एक दुकान चलती है अपने जनरल मर्चेंट की दुकान है और उसी में एक डॉक्टर है सुभाष कुशवाहा उसमें ड्रिप लगा रहे थे और इनके पास कोई MBBS की चाहे इस तरह इलाज के लिए कोई डिग्री नहीं है और वो बिना डिग्री के उसके इलाज कर रहे थे, बोतल चला रहे थे, जिसके बीच में उसकी हालत बिगड़ गई है, बाद में एक्सपायर कर गई है। इसके आधार पर उनके परिवारीजन द्वारा एक रिटर्न रिपोर्ट दी जा रही है। इनको अभी थाने में पूछताछ करने के लिए लाया गया है। बाकी जैसी लिखित तहरीर पर बाधित द्वारा दी जाएगी, उस तरह कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AMB नेटवर्क।